कल्पना कीजिए कि किसी इंसान की हड्डी टूट गई है, तो डॉक्टर तुरंत एक एक्सरे मशीन का इस्तेमाल करता है और उस दरार को स्क्रीन पर देख लेता है। बिल्कुल। फिर प्लास्टर लगाया जाता है और कुछ ही हफ्तों में हड्डी जुड़ जाती है। हाँ, ये प्रक्रिया बहुत ही सीधी और स्पष्ट होती है। लेकिन जरा सोचिए, जब किसी समाज के भीतर दरारें आती हैं, मतलब जब एक पूरा का पूरा देश अंदर ही अंदर टूटने लगता है, तो कोई ऐसी एक्सरे मशीन नहीं होती जो उस बीमारी को तुरंत हमें दिखा सके। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। देखिए, समाज का जो ढांचा होता है ना, वो शरीर की हड्डियों से कहीं ज्यादा जटिल होता है। सही बात है। वहां दरारें एक्सरे में नहीं दिखती, बल्कि वे दरारें लोगों की पहचान, उनकी भाषा, धर्म और उनके अधिकारों के इर्द गिर्द पनपती हैं। और अगर समय रहते इन सामाजिक दरारों को नहीं भरा गया, तो ये धीरे धीरे पूरे देश को एक भयानक गृह युद्ध की चपेट में ले लेती हैं। और ठीक यही वो जगह है जहां आज की इस डीप डाइव की शुरुआत होती है। बिल्कुल। आज की हमारी चर्चा का विषय मेडिकल साइंस नहीं है, बल्कि एक ऐसा विषय है जो पहली नजर में शायद स्कूल की नागरिक शास्त्र की किताब का एक साधारण सा चैप्टर लग सकता है। हाँ, वो सत्ता की साझेदारी वाला चैप्टर। एकदम सही। आज हम इसी सत्ता की साझेदारी यानी पावर शेयरिंग पर आधारित एक बहुत ही शानदार मास्टर क्लास प्रेजेंटेशन का विश्लेषण कर रहे हैं। सुनने वालों के लिए यह जानना बहुत दिलचस्प होगा कि यह विषय असल में दुनिया की सबसे बड़ी और जटिल राजनीतिक बीमारियों का इकलौता इलाज है। सच कहूं तो सत्ता की साझेदारी सुनने में एक बहुत ही भारी भरकम और अकादमिक शब्द लग सकता है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे कुछ राजनेता बंद कमरों में बैठकर कुर्सियां बांट रहे हों। बिल्कुल ऐसा ही लगता है, लेकिन असल में इसका सीधा नाता हमारे और आपके दैनिक जीवन से है। कैसे? मतलब ये तय करता है कि कोई देश शांति के साथ विकास की ओर बढ़ेगा या फिर आपसी टकराव की आग में जलकर राख हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है। हाँ, जब किसी एक देश की सीमाओं के भीतर अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग धर्मों को मानने वाले और विभिन्न जातियों के लोग एक साथ रहते हों, तो किसी भी लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि इस विविधता को संभाला कैसे जाए। उन सभी समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा कैसे हो ताकि कोई भी खुद को बेगाना महसूस ना करे। बिल्कुल सही कहा आपने। ये बात सच में हैरान करने वाली है कि कैसे एक सैद्धांतिक विचार दुनिया की शांति की चाबी हो सकता है। अब केवल हवा में बातें करने के बजाय इस पूरे सिद्धांत को जमीन पर समझने के लिए क्यों ना हम सीधे दुनिया की 2 असल प्रयोगशालाओं का दौरा करें। ये एक बहुत अच्छा विचार है। इस मास्टर क्लास में 2 देशों की कहानी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सामने रखा गया है। एक है यूरोप का छोटा सा देश बेल्जियम, हाँ, और दूसरा है हमारे पड़ोस में हिंद महासागर में बसा श्रीलंका। इन दोनों देशों का उदाहरण लेना चर्चा को आगे बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका है, क्योंकि किसी भी देश में सत्ता को बांटने की जरूरत तभी महसूस होती है जब वहां के समाज में विविधता हो। जाहिर सी बात है, अगर सब लोग एक जैसे ही होंगे तो बंटवारे का सवाल ही नहीं उठता। एकदम सही। इसलिए इससे पहले कि हम इस बात पर आएं कि इन देशों ने अपनी सत्ता कैसे बांटी या क्यों नहीं बांटी, हमें ये समझना होगा कि इन दोनों देशों के समाज की जनसांख्यिकी कैसी थी। जनसांख्यिकी यानी वहां रहने वाले लोगों की बनावट? हाँ, बिल्कुल वही। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बेल्जियम की बात करते हैं। ये यूरोप का एक बहुत ही शांतिपूर्ण दिखने वाला छोटा सा देश है, लेकिन अगर हम इसके भीतर के आंकड़ों को देखें तो ये किसी उलझी हुई पहेली से कम नहीं है। सच में एक पहेली है। स्रोत के अनुसार पूरे देश की आबादी को अगर देखा जाए तो 59% लोग डच भाषा बोलते हैं। और ये फ्लैमिश इलाके में रहते हैं। हाँ, दूसरी तरफ 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं और वे वैलोनिया इलाके में रहते हैं। और बाकी बचा 1%? वो हिस्सा जर्मन भाषी लोगों का है। तो कुल मिलाकर पूरे देश के स्तर पर डच बोलने वाले स्पष्ट बहुमत में हैं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में आते ही ये पूरा का पूरा गणित बिल्कुल उल्टा हो जाता है। अच्छा, गणित उल्टा कैसे हो जाता है? देखिए, पूरे देश में जो फ्रेंच भाषी लोग अल्पसंख्यक हैं, मतलब जिनकी संख्या कम है, वे राजधानी ब्रुसेल्स में 80% के भारी बहुमत में हैं। अरे वाह, 80%! हाँ, और जो डच भाषी लोग पूरे देश में बहुसंख्यक हैं, वे अपनी ही राजधानी में केवल 20% तक सिमटकर रह जाते हैं। ये तो बहुत ही अजीब स्थिति थी। मतलब देश का हाल कुछ और है और राजधानी का मिजाज बिल्कुल उलट है। बिल्कुल ऐसा ही था। इस अजीबोगरीब स्थिति को समझने के लिए हम एक एनालॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कल्पना कीजिए एक बहुत बड़े आलीशान अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, कल्पना कर ली।
इस कॉम्प्लेक्स में दो अलग अलग समूह रह रहे हैं। एक समूह के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, मान लीजिए वे 60 लोग हैं। दूसरा समूह केवल 40 लोगों का है। हाँ। लेकिन जो 40 लोगों वाला छोटा समूह है ना, वो ज्यादा अमीर है। कॉम्प्लेक्स के पेंट हाउस पर उनका कब्जा है, स्विमिंग पूल की चाबी उनके पास है और सारी बेहतरीन सुविधाओं का नियंत्रण वही कर रहे हैं। अच्छा। जबकि जो बड़ा समूह है वो बेसमेंट या छोटे फ्लैट्स में रह रहा है। बेल्जियम में ठीक यही गतिशीलता काम कर रही थी। ये अपार्टमेंट वाला उदाहरण स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है। बेल्जियम में जो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग थे, वे ऐतिहासिक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर थे। यानी पेंट हाउस वाले लोग। बिल्कुल। अर्थव्यवस्था और प्रशासन पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी। दूसरी तरफ जो डच भाषी बहुसंख्यक थे, उन्हें आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ बहुत देर से मिला। तो इसका असर क्या हुआ? देखिए, जब आप संख्या में ज्यादा होते हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर महसूस करते हैं, तो एक गहरी कुंठा जन्म लेती है। इसी आर्थिक और सामाजिक अंतर की वजह से 1950 और 60 के दशक में इन दोनों समुदायों के बीच तनाव बहुत तेजी से बढ़ने लगा। तो ये सिर्फ ये नहीं था कि कौन सी भाषा बोली जा रही है, ये इस बारे में था कि किसके पास कितने अफसर हैं। एकदम सही, अफसर और संसाधन। तो बेल्जियम में एक तरफ संख्या का बल था और दूसरी तरफ पैसे और प्रभाव की ताकत। अब अगर बेल्जियम में अल्पसंख्यक वर्ग ज्यादा ताकतवर था, तो क्या होता जब कोई बहुसंख्यक वर्ग ये तय कर ले कि वो अपनी सत्ता किसी के साथ साझा नहीं करेगा? इससे एक जरूरी सवाल खड़ा होता है और इसका जवाब जानने के लिए हमें बेल्जियम से निकलकर श्रीलंका चलना होगा। बिल्कुल, वहां की सामाजिक बनावट भी काफी उलझी हुई है। श्रीलंका का मामला एक अलग ही तरह की चुनौती पेश करता है। वहां जनसांख्यिकी कुछ इस प्रकार है। देश की कुल आबादी का 74% हिस्सा सिंगली समुदाय का है। 74%? ये तो एक बहुत बड़ा बहुमत है। हाँ, और ये मुख्य रूप से बौद्ध धर्म को मानते हैं। इसके बाद 18% आबादी तमिलों की है, जिनमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल हैं। ये एक बहुत ही स्पष्ट बहुसंख्यक अल्पसंख्यक विभाजन है। बिल्कुल है। और स्रोत बताता है कि इन तमिलों के भीतर भी एक और विभाजन है। इस 18% में से 13% तो श्रीलंकाई मूल के तमिल हैं, जो पीढ़ियों से वहीं रह रहे हैं। लेकिन बाकी 5% भारतीय मूल के तमिल हैं। हाँ, ये वो लोग हैं जिनके पूर्वजों को अंग्रेजों के समय में यानी औपनिवेशिक काल में बागानों में मजदूरी करने के लिए भारत से श्रीलंका ले जाया गया था। सही कहा। और इसके अलावा 7% ईसाई आबादी भी है, जो सिंगली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो जब हम इन दोनों देशों की स्थिति को आमने सामने रखते हैं, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि विविधता दोनों जगह कूट कूट कर भरी थी। बहुत ज्यादा। दोनों ही समाजों में इस बात की पूरी संभावना थी कि अगर किसी एक समूह ने दूसरे को दबाने की कोशिश की तो भयानक विस्फोट होगा। और यहीं से इन दोनों देशों की कहानियां अलग अलग दिशाओं में मुड़ जाती हैं। बिल्कुल। श्रीलंका ने जो रास्ता चुना वो किसी भी आधुनिक लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। श्रीलंका के नेताओं ने बहुसंख्यकवाद यानी मेजॉरिटेरियनिज्म का रास्ता चुना। हाँ। आजादी मिलने के बाद बहुसंख्यक सिंगली समुदाय के नेताओं ने यह तय किया कि चूंकि वे संख्या में ज्यादा हैं, इसलिए देश पर सिर्फ उनका और उनके तरीके का ही शासन होना चाहिए। और ये सिर्फ एक भावना नहीं थी, उन्होंने इसे बाकायदा कानूनी रूप दे दिया। कैसे? 1956 में श्रीलंका की सरकार ने एक ऐसा कानून पारित किया जिसने समाज में हमेशा के लिए गहरी खाई खोद दी। अच्छा, उस कानून में ऐसा क्या था? इस कानून के तहत तमिल भाषा को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया और सिंगली को श्रीलंका की एकमात्र आधिकारिक राजभाषा घोषित कर दिया गया। अरे बाप रे, जरा सोचिए उन लाखों तमिल बोलने वालों पर क्या गुजरी होगी जिन्हें रातों रात उनके ही देश में पराया कर दिया गया। वही तो। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि लोकतंत्र का मतलब बहुमत का शासन है, तो अक्सर लोग इसका सीधा और बहुत ही सरलीकृत मतलब निकाल लेते हैं। कोई ये सोच सकता है कि श्रीलंका की सरकार ने गलत क्या किया। 74% लोग सिंगली बोलते थे, तो उन्होंने वही किया जो ज्यादातर लोग चाहते थे। ये तो लोकतंत्र है ना? देखिए, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो अक्सर लोगों के मन में होती है। लोकतंत्र का मतलब केवल 51% लोगों का 49% लोगों पर अपनी इच्छा थोपना नहीं होता। सही बात है। जब बहुसंख्यक वर्ग राज्य की पूरी मशीनरी का इस्तेमाल अल्पसंख्यकों को कुचलने के लिए करता है, तो वो लोकतंत्र नहीं बल्कि एक तरह की तानाशाही बन जाती है। और श्रीलंका में सिर्फ भाषा का ही तो मुद्दा नहीं था ना? बिल्कुल नहीं। नौकरियों और विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए भी सिंगली लोगों को खुली प्राथमिकता दी जाने लगी। मतलब हर जगह भेदभाव।
केवल बौद्ध धर्म को संरक्षण देगा और उसे बढ़ावा देगा। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप श्रीलंका में एक तमिल हैं तो राज्य आपको खुले तौर पर बता रहा है कि आपकी भाषा का कोई महत्व नहीं है, आपको अच्छी नौकरी या शिक्षा नहीं मिलेगी और आपका धर्म भी राज्य की नजरों में दोयम दर्जे का है। एकदम सही। और ये महसूस करना किसी भी इंसान को अलगाव की ओर धकेलने के लिए काफी है। जाहिर है। यही कारण था कि श्रीलंकाई तमिलों के मन में ये भावना गहराई तक बैठ गई कि सरकार और संविधान उनके समान राजनीतिक अधिकारों को नकार रहे हैं। जब राज्य ही भेदभाव करने लगे तो नागरिक कहाँ जाएं? बिल्कुल। इस बेगानेपन ने धीरे धीरे आक्रोश का रूप ले लिया। तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई, अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण संघर्ष किया। लेकिन क्या सिन्हली सरकार ने उनकी सुनी? नहीं। जब बहुसंख्यक सिंगली वर्ग ने अहंकार में उनकी एक न सुनी और सत्ता बांटने से साफ इनकार कर दिया तो ये अविश्वास अंततः एक खूनी गृह युद्ध में बदल गया। बहुत ही दुखद। दशकों तक चले इस गृह युद्ध ने न केवल तमिलों का बल्कि सिंघलियों का भी भारी नुकसान किया। श्रीलंका का शानदार आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य का पूरा ढांचा इस युद्ध की भेंट चढ़ गया। ये सच में एक बहुत ही दर्दनाक तस्वीर है। मतलब सत्ता को अपनी मुट्ठी में भींच कर रखने की जिद ने पूरे देश की नींव ही हिला दी। हाँ। अब श्रीलंका की इस तबाही को देखने के बाद हमें वापस बेल्जियम की ओर लौटना चाहिए। बिल्कुल। ये समझना और भी जरूरी हो जाता है कि जब बेल्जियम में भी वैसी ही तनावपूर्ण स्थिति थी तो उन्होंने इस आग को कैसे बुझाया। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से बिल्कुल उलट नजरिया अपनाया। उन्होंने सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा कि उनके देश में सांस्कृतिक विविधताएं मौजूद है। उन्होंने उसे स्वीकार किया। हाँ, और इसके बजाय उन्होंने टकराव की जगह समायोजन यानी एक दूसरे को साथ लेकर चलने का, अकोमोडेशन का रास्ता चुना। ये स्वीकार किया गया कि देश तभी आगे बढ़ सकता है जब दोनों बड़े समुदाय एक दूसरे का सम्मान करें। और ये महज कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं थी। हमारे स्रोत के अनुसार 1970 से लेकर 93 के बीच बेल्जियम ने अपने संविधान में 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 4 बार बड़े संशोधन किए। 4 बार? हाँ। एक देश अपने सर्वोच्च कानून को बार बार सिर्फ इसलिए बदल रहा था ताकि एक ऐसा ढांचा तैयार हो सके जिसमें देश का हर नागरिक सम्मान के साथ मिलजुल कर रह सके। और बेल्जियम ने जो मॉडल पेश किया ना, वो दुनिया भर के लिए एक मिसाल बन गया। उसमें ऐसा क्या खास था? सबसे पहला और सबसे क्रांतिकारी कदम ये था कि उन्होंने केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या को बिल्कुल समान कर दिया। अरे, मतलब डच लोग 59% होने के बावजूद आधे मंत्री ही रखेंगे? बिल्कुल। ये मायने नहीं रखता कि पूरे देश में डच भाषी बहुमत में है। जब फैसले लेने की बात आएगी तो दोनों समुदायों के मंत्रियों की गिनती बराबर होगी। इसका सीधा सा मतलब था कि कोई भी एक समुदाय अपने दम पर एक तरफा कानून पास नहीं कर सकता था। एकदम सही। और इसके साथ ही केंद्र सरकार की कई महत्वपूर्ण शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सौंप दी गईं। यानी राज्य सरकारें अब केंद्र की मोहताज या उसके अधीन नहीं रही, उनकी अपनी एक स्वतंत्र सत्ता थी। हाँ। लेकिन बेल्जियम के इस मॉडल में एक चीज है जो मुझे थोड़ा उलझन में डालती है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बताइए, क्या उलझन है? बेल्जियम ने सामुदायिक सरकार या कम्युनिटी गवर्नमेंट नाम का एक तीसरे स्तर का प्रयोग भी किया। इसमें एक ही भाषा बोलने वाले लोग अपनी एक अलग सरकार चुनते हैं। हाँ, ऐसा ही है। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि भाषा के आधार पर अलग अलग सरकारें बनाने से समाज में और ज्यादा दुनिया आ जाएंगी? मतलब ये एकता की बजाय अलगाववाद का बीज बोने जैसा नहीं है? देखिए, आपका ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है। कागज पर देखने से ये अलगाववाद जैसा ही लग सकता है। हाँ। लेकिन जमीन पर इसका असर इसके बिल्कुल विपरीत होता है। दरअसल ये सामुदायिक सरकार किसी समुदाय को अलग थलग करने के लिए नहीं है, बल्कि उसकी पहचान को सुरक्षित करने का एक बहुत ही परिष्कृत तरीका है। वो कैसे? इस तीसरी सरकार को केवल संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे बहुत ही संवेदनशील मसलों पर फैसले लेने का अधिकार दिया गया। अच्छा, यानी अगर फ्रेंच भाषी लोग अपने बच्चों को अपनी संस्कृति के अनुसार शिक्षा देना चाहते हैं तो उन्हें डच बहुसंख्यक सरकार की अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। बिल्कुल, वे खुद अपनी सामुदायिक सरकार के जरिए ये तय कर सकते हैं। आप समझ आया। जब हर समूह को ये पक्का यकीन हो जाता है कि उसकी भाषा और उसकी संस्कृति सुरक्षित है और उसे कोई बहुसंख्यक वर्ग खत्म नहीं कर सकता, तो उनके भीतर का जो सबसे गहरा डर होता है वो खत्म हो जाता है। बहुत गहरी बात है। और जब समाज से डर और असुरक्षा खत्म हो जाती है तो लोग राष्ट्रीय स्तर पर देश के विकास के लिए खुशी खुशी एक साथ आते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि बेल्जियम का ये जटिल प्रयोग
पूरी तरह सफल रहा, देश टूटने से बच गया। हाँ, और तो और जब आगे चलकर यूरोपीय संघ बना तो बेल्जियम की इसी समझदारी को देखते हुए उसकी राजधानी ब्रुसेल्स को यूरोपीय संघ का मुख्यालय चुना गया। ये उनके शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का बहुत बड़ा सम्मान था। बिल्कुल था। तो श्रीलंका और बेल्जियम की इन दो कहानियों ने हमें जमीनी हकीकत तो दिखा दी, लेकिन अब हमें इसके पीछे के दर्शन या कह लीजिए इसकी फिलॉसफी में उतरना होगा। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? क्या सत्ता बांटना केवल एक मजबूरी है या इसके पीछे कुछ ठोस कारण है? स्रोत सामग्री सत्ता की साझेदारी के समर्थन में दो बहुत ही मजबूत तर्क पेश करती है। वो दो तर्क क्या हैं? पहला है युक्तिपरक तर्क, जिसे हम प्रूडेंशियल रीजन कह सकते हैं। अगर आसान भाषा में कहूं तो ये दिमाग का तर्क है। दिमाग का तर्क? हाँ, ये पूरी तरह से फायदे और नुकसान पर आधारित व्यावहारिक तर्क है। ये तर्क कहता है कि सत्ता का बंटवारा इसलिए जरूरी है क्योंकि ये समाज के विभिन्न समूहों के बीच होने वाले टकराव के जोखिम को कम कर देता है। और जाहिर है, जब समाज में टकराव होता है तो वो अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता में बदल जाता है। बिल्कुल। कोई भी देश रोज रोज के दंगों या अशांति के साथ विकास नहीं कर सकता। सही बात है। इसलिए सत्ता में सबको हिस्सा देना राजनीतिक व्यवस्था को स्थिर रखने का एक बहुत ही समझदारी भरा कदम है। श्रीलंका का उदाहरण हमें यही तो बताता है कि बहुसंख्यक वर्ग की तानाशाही कुछ समय के लिए आकर्षक लग सकती है, लेकिन लंबे समय में ये केवल अल्पसंख्यकों को ही नहीं बल्कि पूरे देश को बर्बाद कर देती है। एकदम सही। ये तो हो गया दिमाग का तर्क, जो कहता है कि अगर शांति चाहिए तो सत्ता बांटो। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है ना? हाँ, जिसे नैतिक तर्क या मॉरल रीजन कहा गया है। ये एक तरह से दिल का तर्क है। दिल का तर्क। देखिए, लोकतंत्र कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जहां बस कुछ लोग राजा बन जाएं। एक सच्चे लोकतंत्र का मूल विचार ही यही है कि जो लोग शासन व्यवस्था के तहत रह रहे हैं और जिन पर सरकारी नीतियों का असर पड़ने वाला है, उनके पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो तय करें कि उन पर शासन कैसे किया जाएगा। यानी जनता की आवाज। बिल्कुल। एक वैध सरकार, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट वही होती है जिसमें सभी नागरिक किसी न किसी तरीके से शासन की प्रक्रिया में अपनी हिस्सेदारी तय करते हैं। अगर नागरिक व्यवस्था का हिस्सा ही नहीं है तो वो लोकतंत्र महज एक दिखावा है। एकदम सही बात है। ये सच में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि लोकतंत्र सिर्फ हर 5 साल में वोट देने तक सीमित नहीं है, बल्कि उस पूरी व्यवस्था में सक्रिय रूप से शामिल होने के बारे में है। हाँ, बिल्कुल। और जब हम इस सिद्धांत को और इसके पीछे के दर्शन को पूरी तरह से समझ चुके हैं, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आज के इस आधुनिक युग में बड़े बड़े लोकतांत्रिक देशों में इस मशीनरी को जमीन पर कैसे उतारा जाता है। इसके तरीके क्या हैं? हाँ, इसके कौन कौन से तरीके हैं? देखिए, आधुनिक लोकतंत्रों में ये सत्ता की साझेदारी अपने आप नहीं हो जाती। इसके लिए बाकायदा एक संस्थागत ढांचा बनाना पड़ता है। अच्छा। स्रोत के अनुसार सत्ता को साझा करने के 4 मुख्य रूप या तरीके हैं। सबसे पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण है सत्ता का क्षैतिज वितरण, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। क्षैतिज वितरण? इसे आसानी से समझने के लिए कल्पना कीजिए एक बहुत ही आधुनिक और भारी मशीन की, जिसमें कई सारे गियर्स एक ही स्तर पर लगे हुए हैं। एक ही लेवल पर। हाँ, कोई गियर ऊपर या नीचे नहीं है, सब बराबर हैं। इस व्यवस्था में सरकार के विभिन्न अंग, जैसे कि विधायिका, जिसका काम कानून बनाना है, कार्यपालिका, जिसका काम उन कानूनों को लागू करके देश चलाना है, और न्यायपालिका, जिसका काम उन कानूनों की रक्षा करना है। बिल्कुल। ये सभी एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। और इन गियर्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वे एक दूसरे में इस तरह फंसे होते हैं कि कोई भी एक गियर बहुत ज्यादा तेज घूमकर मशीन को खराब नहीं कर सकता। यानी नियंत्रण। हाँ, उदाहरण के लिए भले ही मंत्री और अधिकारी शासन चलाते हैं, लेकिन वे हमेशा संसद या विधानसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। और अगर विधायिका कोई ऐसा कानून बना दे जो संविधान के खिलाफ हो, तो न्यायपालिका के पास यह शक्ति है कि वो उस कानून को रद्द कर दे। इसी तरह जज की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, लेकिन एक बार नियुक्त होने के बाद जज कार्यपालिका को भी कटघरे में खड़ा कर सकता है। इसे ही नियंत्रण और संतुलन या चेक्स एंड बैलेंसेस की व्यवस्था कहते हैं। कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित या निरंकुश उपयोग नहीं कर सकता। एकदम सही। ये तो हो गया समान स्तर पर बंटवारा। अब बात करते हैं दूसरे रूप की, ऊर्ध्वाधर वितरण यानी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर क्षैतिज वितरण मशीन के गियर्स हैं, तो ऊर्ध्वाधर वितरण वो शाफ्ट है जो मशीन की पूरी शक्ति को ऊपर से लेकर नीचे जमीन तक पहुंचाता है। बहुत अच्छी तुलना है।
इसे आप एक पिरामिड की तरह भी देख सकते हैं। सबसे ऊपर होती है केंद्र सरकार, जो पूरे देश की सुरक्षा और विदेशी मामलों जैसे बड़े फैसले लेती है। लेकिन एक देश बहुत बड़ा होता है। केंद्र में बैठा मंत्री यह नहीं जान सकता कि किसी दूर दराज के राज्य या गांव में क्या समस्या है। बिल्कुल नहीं जान सकता। इसलिए उसके नीचे होती हैं राज्य या प्रांतीय सरकारें, जिनके अपने अलग अधिकार होते हैं, जो संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से तय किए गए होते हैं। और पिरामिड में सबसे नीचे? पिरामिड में सबसे नीचे होती हैं स्थानीय सरकारें, जैसे कि गांवों में पंचायत और शहरों में नगर पालिका। सत्ता को ऊपर से नीचे बांटने की इस पूरी प्रणाली को ही संघीय व्यवस्था या फेडरल सिस्टम कहा जाता है। हाँ, ये इसलिए जरूरी है ताकि जमीन पर बैठा आखिरी इंसान भी ये महसूस कर सके कि सत्ता उसके आसपास है। ये बहुत ही तार्किक है। लेकिन सत्ता सिर्फ सरकार के अंगों और स्तरों के बीच ही नहीं बांटी जाती ना, समाज के भीतर भी तो अलग अलग समूह होते हैं। बिल्कुल, और यही हमारा तीसरा रूप है, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। जैसे बेल्जियम की जिस सामुदायिक सरकार की हमने अभी बात की, वो इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, जहां भाषाई और सांस्कृतिक समूहों के बीच सत्ता बांटी गई ताकि वे खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। और दुनिया के कई देशों में सिर्फ भाषाई ही नहीं, बल्कि धार्मिक समूहों या कमजोर वर्गों के बीच भी ऐसा किया जाता है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है आरक्षित चुनाव क्षेत्र का प्रावधान। अच्छा, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हाँ, कई समाजों में महिलाएं या कुछ कमजोर जातियां ऐतिहासिक रूप से सत्ता से बाहर रही हैं। उन्हें शासन में उचित हिस्सा देने के लिए कुछ सीटें उनके लिए आरक्षित कर दी जाती हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि समाज का कोई भी वर्ग खुद को प्रशासन से अलग थलग या दबा हुआ महसूस न करे। बिल्कुल सही। और अब आते हैं चौथे और आखिरी रूप पर, राजनीतिक दलों और दबाव समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। लोकतंत्र में हमेशा अलग अलग राजनीतिक विचारधाराएं होती हैं, जिनके आधार पर पार्टियां बनती हैं। कभी बार ऐसा होता है कि चुनाव में किसी भी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में सत्ता साझा करने का एक बहुत ही सीधा तरीका सामने आता है, जिसे हम गठबंधन सरकार या कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। हाँ। जब दो या दो से ज्यादा पार्टियां मिलकर सरकार चलाती हैं, तो वे असल में एक दूसरे के साथ सत्ता की साझेदारी ही कर रही होती। बिल्कुल। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि राजनीतिक दलों के अलावा समाज में कई तरह के दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप्स भी होते हैं, जैसे कि बड़े व्यापारियों का संघ, किसानों का संगठन या फिर औद्योगिक मजदूरों की यूनियन। एकदम सही। ये समूह चुनाव लड़कर सीधे सरकार तो नहीं बनाते, लेकिन सत्ता पर इनका गहरा प्रभाव होता है। वो कैसे? ये या तो सीधे तौर पर विभिन्न सरकारी समितियों में भाग लेकर फैसले लेते हैं, या फिर हड़ताल और प्रदर्शन के जरिए नीतियों पर दबाव बनाकर सत्ता में अपनी परोक्ष हिस्सेदारी तय करते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के मुख्य निष्कर्षों को एक साथ समेटें, तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि सत्ता को बांटने का मतलब किसी देश या सरकार की शक्ति को कमजोर करना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। इसके उलट सत्ता की साझेदारी वो मजबूत गोंद है जो विविधताओं और मतभेदों से भरे एक जटिल समाज को बिखरने से बचाकर रखता है। हाँ, बेल्जियम ने अपनी समझदारी और समायोजन के जरिए ये साबित कर दिया कि कैसे विविधता को एक ताकत में बदला जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका की दुखद कहानी ये चेतावनी देती है कि अगर बहुसंख्यक वर्ग अहंकार में आकर सत्ता को अपनी मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करता है, तो इसकी कितनी भारी और खूनी कीमत पूरे देश को चुकानी पड़ सकती है। सुनने वालों के लिए एक नागरिक के रूप में ये समझना बहुत जरूरी और प्रासंगिक है कि हमारे आसपास की संस्थाएं कैसे और क्यों काम करती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें लोकतंत्र की प्रक्रियाएं बहुत धीमी या थकाऊ लगने लगती हैं। हमें लगता है कि फैसलों में देरी हो रही है क्योंकि इसमें सबको साथ लेकर चलना पड़ता है, बहुत सारे नियंत्रण और संतुलन है। हाँ, अक्सर लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि ये धीमापन उस तानाशाही से कई बेहतर है, जहां फैसले तो बहुत तेजी से और रातों रात लिए जाते हैं, लेकिन अगर वे फैसले गलत हुए तो वे पूरे के पूरे समाज को विनाश के रास्ते पर धकेल सकते हैं। सबको साथ लेकर चलने वाला धीमा रास्ता ज्यादा सुरक्षित है। बिल्कुल, एकदम सही। चर्चा की शुरुआत में हमने उस एक्सरे मशीन की बात की थी जो समाज की भीतरी दरारों को नहीं देख सकती, लेकिन आज के इस स्रोत विश्लेषण ने हमें वो नजरिया,
वो वैचारिक एक्सरे मशीन दे दी है जिससे हम उन दरारों को पनपने से पहले ही पहचान सकते हैं। और एक बार दरारें दिख जाएं तो सत्ता की साझेदारी के मरहम से उन्हें समय रहते भरा जा सकता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो हमने आज ये तो समझ लिया कि कोई भी अच्छा संविधान सत्ता की साझेदारी को कानूनी रूप से अनिवार्य बना सकता है। हाँ, कागज पर। बिल्कुल। क्षैतिज बंटवारा, ऊर्ध्वाधर बंटवारा, ये सब कागज पर बहुत बेहतरीन काम करता है। लेकिन जरा इस पर विचार कीजिए, क्या होता है जब कागज पर यानी संवैधानिक तौर पर तो सत्ता सभी के बीच बंटी हुई हो, लेकिन समाज में जो अनौपचारिक ताकतें हैं। अनौपचारिक ताकतें जैसे कि मीडिया का भारी प्रभाव या फिर देश के बहुत बड़ी आर्थिक पूंजी, वो लगातार किसी एक ही छोटे से समूह के पास सिमटती जा रही हो। ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। बिल्कुल। जब पैसा, सूचना और अनौपचारिक प्रभाव किसी एक के पास केंद्रित हो जाए तो क्या तब भी सिर्फ संविधान की किताब में लिखी हुई सत्ता की साझेदारी उस लोकतंत्र को टूटने से बचा पाएगी, या फिर वो केवल नाम की सत्ता रह जाएगी? यही सोचने वाली बात है। ये सच में एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि कागज के कानूनों और जमीन की असल सच्चाई के बीच का फासला कितना गहरा हो सकता है। ये विचार सुनने वालों को अपने आसपास की दुनिया को एक बिल्कुल नई नजरिए से देखने के लिए जरूर प्रेरित करेगा। आज की इस डीप डाइव में बस इतना ही। इन विचारों पर गौर करें और देखते रहें कि आपके आसपास सत्ता की साझेदारी कैसे आकार ले रही है।